नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा में इस समय दो विधायकों का जो विवाद है वो सबसे ज्यादा चर्चा में है। और हमने देखा कि विधानसभा के अंदर किस तरह कांग्रेस और बीजेपी के ये दो विधायक आपस में भिड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे पर बेहद तीखे हमले कर रहे हैं। कल तो यह स्थिति बन गई कि विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर को पूरी कार्रवाई बुलाकर उसमें उसे विलोपित करना पड़ा। उन दो में एक है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और दूसरे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस पक्ष के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे। इन दोनों के बीच में विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब मध्य प्रदेश में एक अरबपति परिवहन आरक्षक पकड़ा गया था। करोड़ों रुपए अरबों रुपए की संपत्ति मिली थी। तब हेमंत कटारे ने भूपेंद्र सिंह पर तमाम आरोप लगाए थे और कहा था कि भूपेंद्र सिंह के कारण से इस व्यक्ति को नौकरी मिली। भूपेंद्र सिंह ने भी चुनौती दी थी, यदि मेरी नोटशीट दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगा। तो उसके बाद में हेमंत कटारे ने वो नोटशीट भी दिखाई थी। और अब ये विवाद जो बाहर चल रहा था, बयानबाजी तक सीमित था, वो विवाद सदन के अंदर पहुंच गया। दोनों में खूब तू में हुई है और दोनों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए हैं। चूंकि सदन के अंदर की कार्रवाई विलोपित हो गई, मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन सदन के बाहर भूपेंद्र सिंह जी ने हेमंत कटारे पर तमाम आरोप लगाए, उनके पुराने मामलों को उठाया और हेमंत कटारे ने भी भूपेंद्र सिंह को यहां तक कह दिया कि ये पागल हैं, इन्हें पागलखाने भेजना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश में राजनीति इस तरह चलेगी कि एक दूसरे को पागल कहेंगे, रैपिस्ट कहेंगे? क्या इस तरह से? कुल मिलाकर आज मैंने अपने स्टूडियो में हेमंत कटारे जी को आमंत्रित किया और हम उनसे समझ रहे हैं कि आखिर ये कटुता, राजनीतिक कटुता इस सीमा तक क्यों पहुंच गई कि आप भूपेंद्र को पागलखाने भेजने तक की बात कर रहे हैं और भूपेंद्र भी आपके ऊपर तीखे हमले बोल रहे हैं। यदि भूपेंद्र जी ने जो हमले बोले हैं उसे लेकर कटारे जी का ये पक्ष है कि उन्हें हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, जो भी उनके ऊपर केस थे वे राजनीतिक आधार पर थे। हम हेमंत जी से समझते हैं कि ये विवाद अब कहाँ तक जाएगा। क्या आप लोग आपस में बैठ के कोई समाधान नहीं निकाल सकते? कटारे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने आपका वीडियो सुना और मैंने एक खबर भी बनाई थी उस वीडियो के आधार पर कि आपने कहा है कि भूपेंद्र सिंह जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनका दिल्ली, बंबई, बेंगलोर में इलाज कराया जाए, सीहोर में भी एक पागलखाना है वहाँ भर्ती किया जाए। राजनीति का स्तर इतना क्यों हल्का हो गया है कि आप एक सदन के वरिष्ठ सदस्य को पागलखाने भेजने पर तुले हुए हैं? नहीं, उनको एक डिजीज़ होता है, एमडीडी जैसे बोलते हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। और ऐसी स्थिति में आप हिंदी में पागल खाना कह लें और तो कह लें या थोड़े सोफिस्टिकेटेड शब्दों में कह लें तो नेशनल एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन। उसको थोड़े अच्छे शब्दों में ऐसा कह लें, चाहे हिंदी में पागल खाना कह लें। लेकिन यदि कोई भी इस तरह की बीमारी का शिकार होता है तो उनका इलाज वहीं होता है। तो भूपेंद्र सिंह जी को जब ये कैबिनेट इस बार बनी, गठन हुआ, उनका नाम इसमें नहीं आया। और तब से आपने भी देखा होगा और मैंने तो महसूस किया ही है और लोगों ने भी महसूस किया कि वो अजीब सी बातें होती जो डिप्रेशन में व्यक्ति कर जाता है और निम्न स्तर की बातें और नियम कायदे से बाहर जा कर के ऐसी ऐसी बातें करना जो हाई कोर्ट की भी अवमानना है, इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। तो निश्चित ही मुझे देख के बड़ा दुख हुआ कि एक इतना वरिष्ठ सदस्य मध्य प्रदेश विधानसभा का, जिन्होंने जो मंत्री रहे भाजपा में काफ़ी समय से वो सेवा दे रहे हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति देख के मुझे दुख हुआ। मैंने सुझाव दिया और वाकई मतलब इसको हो सकता है आप शायद मजाक में ले रहे हो कुछ लोग, लेकिन वो डिप्रेशन के शिकार हैं। मतलब आप इसको उनके परिवार के लोगों से भी पूछिएगा, सिम्टम्स होते हैं उसके, वो बताते हैं। तो वो जो सिम्टम्स है वाकई इस डिसऑर्डर के हैं और उसमें कोई, मैंने बताया, घबराने की बात है नहीं। एज सच उसमें इलाज हो सकता है, बढ़िया दवाइयाँ, डॉक्टर उपलब्ध हैं, हमारे मध्य प्रदेश में भी हैं और बाहर भी। इसमें मैं उनकी सहायता भी करने को तैयार हूँ। हाँ, रही बात कोई तथ्यात्मक, यदि वो करते हैं तो उसका उत्तर तो दे सकता हूँ। अब लेकिन कोई पागल कुछ भी कह देगा बिना तथ्य के, हाई कोर्ट के ऊपर थोड़ी होता कोई, तो फिर मैं उनको इलाज के लिए आमंत्रित करूंगा कि आप थोड़ा ठीक होके आइए, फिर हम बात करेंगे। आप भी बात करेंगे या कोई पागल आप? देखिए, आप ये कह रहे हैं कि उनको मंत्री नहीं बनाया इसलिए उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो मंत्री नहीं बनाया तो उनको बयान देना चाहिए डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, अपने नेताओं के खिलाफ। वो कटारे के पीछे पड़े हुए हैं या आप उनके पीछे पड़े हुए? आखिर ये जो व्यक्तिगत लड़ाई होती जा रही है, देखिए आप माने ना माने, आप बेशक कुछ भी कहें, लेकिन ये तो सच है कि ये जो लड़ाई है, आप पहले बयानबाजी तक सीमित थे, पहले मीडिया में लड़ रहे थे, फिर सदन के अंदर लड़े, तो क्या आप सदन से सड़क तक आ गई है ये लड़ाई अब? मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप ही का एक इंटरव्यू था, वहीं से झगड़ा तो यहीं से शुरू हुआ है।
सबकी खबर में एक इंटरव्यू दिया, और आप उसको एक एक, आपको तो इतनी आपकी याददाश्त तगड़ी है कि आप भूल ही नहीं सकते। तो उसमें भूपेंद्र सिंह जी ने स्वयं आकर के कहा था, आपका ये आईडी भी उसमें दिख रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि यदि कोई भी व्यक्ति पूरे मध्य प्रदेश में मेरी कोई भी नोटशीट जो कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति से जुड़ी हुई है, कैसी भी नोटशीट, पत्र या कोई भी ऐसा कागज लाकर दे दे, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस बात की पुष्टि आपको खुद भी करनी चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू लाइव है, ऑन एयर है, ठीक है ना। मैंने भी सुना, मैं सुनते ही मुझे लगा, मैंने कहा यार चोरी और सीना चोरी। तो चूंकि उनने चैलेंज दिया मध्य प्रदेश की जनता में, मैं भी एक मध्य प्रदेश का ही नागरिक हूँ, मैंने उसको स्वीकार किया अच्छे मन से। मैंने आपका इंटरव्यू दिखाया पहले कि देखिए, पहले भूपेंद्र सिंह जी का पक्ष सुनिए, फिर मैंने वो नोटशीट दिखाई जिसमें माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने अपने हस्ताक्षर से सौरभ शर्मा की नियुक्ति के लिए अभिमत मांगा। अब वो नियुक्ति सामने, वो नोटशीट सामने आ गई, सामने आते ही वो बौखला गए, क्योंकि क्या, वो नोटशीट की पूरी फाइल उन्होंने गायब करवा दी थी, जो मेरे को जानकारी मिली कुछ परिवहन के, क्योंकि वो सभी मिली जुली थे सारे, जिनने उस समय गड़बड़ियाँ करी थी, तो गायब करवा, उन्हें ये कॉन्फिडेंस था कि ये नोटशीट कभी बाहर नहीं आएगी। नोटशीट बाहर आ गई, बाहर आते ही नोटशीट, मैंने तो भाई व्यक्तिगत आरोप तो लगाए नहीं थे, नोटशीट दिखाई, तथ्य था मेरे पास, नोटशीट ऑन रिकॉर्ड है। आज वो स्वीकार करने लग गया उस नोटशीट को, विधानसभा में उनने भी दिखाई नोटशीट। अब भाई मेरे दिखाने के बाद तुम क्यों दिखा रहे हो, मैं दिखा चुका हूँ, अब जनता को कुछ नया दिखाओ ना। तो मैंने वो नोटशीट दिखाई, अब वो सामने आने के बाद वो एकदम बौखला गए। अच्छा, उन्होंने आपके ही इंटरव्यू पे बोला था, दूसरी बात भी याद दिला देता हूँ, उन्होंने कहा था कि मंत्री का आरक्षक की नियुक्ति में कोई भी हस्तक्षेप या कोई भी रोल नहीं होता है किसी भी प्रकार से। मैं भी मानता हूं ये चीज, वो नियम भी बता रहे हैं, और नियम की अवहेलना कैसे करी। जब आपका इस नियुक्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं करना था, तो फिर आपने अभिमत क्यों मांगा? भाई आपने नियम भी बता दिया, और नियम की अवहेलना भी आपकी नोटशीट में आ गई ना। आप चोरी स्वीकार कर रहे हो, एक तरीके से बुद्धिजीवी व्यक्ति इस चीज को समझ सकता है। तो आपने सौरभ शर्मा की फर्जी नियुक्ति करवाया दबाव डालकर। आप कोई मंत्री नियुक्ति पत्र नहीं जारी करता है, अभिमत मांगना एक अधिकारी के लिए पर्याप्त इशारा होता है कि उसकी सहायता करनी है। जब आपका उसमें कोई रोल नहीं था, तो आपने क्यों अभिमत मांगा? क्या ऐसे आप सबके हर आरक्षक की नियुक्ति के लिए अभिमत मांगते थे क्या? तो दिखाओ बाकियों की नोटशीट। तो आपने किया फर्जीवाड़ा, मैंने उसको उजागर कर दिया। यहां तक थी राजनीतिक लड़ाई। अब आप पूछ रहे व्यक्तिगत कैसे हुआ मामला, मुझे उसको भी बता सकता हूँ। उसको जैसे ही ये चीज़ मैंने करी, अचानक से 1 या 2 घंटे बाद भूपेंद्र सिंह जी ने सागर में कुछ अपने पत्रकारों को बुलाया, और वही जो तमाम उल्टा सीधा उनने बोलना शुरू किया ऐसे प्रकरणों के बारे में जो कोर्ट निरस्त कर चुका है, हाई कोर्ट। कुछ भी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार में कौन गांजा बेच रहा है, मेरे परिवार का कौन क्या कर रहा है, कुछ भी आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद। कह रहे हैं 35 अपराध है, दिखाओ भाई, तुम गृह मंत्री थे, दिखाओ कहाँ है 35 अपराध, किसके, कभी मेरे भाई का, कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब बेबुनियाद, एक का भी तथ्य नहीं रख रहे। तो जब मैंने उनको चेतावनी भी दी, मैंने कहा व्यक्तिगत में मत जाओ माननी, व्यक्तिगत मैं भी लगा सकता हूँ, और जब मैं लगाऊंगा तो आप झेल भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप वैसे डिप्रेशन के शिकार हो। तो वो नहीं माने, तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो क्या रहता है ना, टुच्चों से जब लड़ना हो, तो फिर थोड़ा सा उनको दिखाना पड़ता है कि भाई आपकी मानसिकता, आप जो जिस पे हो, फिर उसी हिसाब से उनको जवाब देना पड़ता है। और उनका टुच्चापन अब पूरे प्रदेश ने देखा, जिस प्रकार से वो हाईकोर्ट की बात को नहीं मानते हैं, वो न्यायालय की बात को, पुलिस की बात को कुछ नहीं मानते। वो अपनी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि सारी रिपोर्ट से सरकार में बदल गई। वो अपनी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई ड्रग्स का धंधा चल रहा है, तो भाई सरकार तो तुम्हारी है। बोल रहे सब अब फर्जी पेट्रोल पंप का आवंटन है, तो भाई सरकार तुम्हारी है। तुम आरोप लगा किस पे रहे हो? मेरे पे थोड़ी लगा रहे हो, तुम तो इनडायरेक्टली मेरे माध्यम से डॉक्टर मोहन यादव पे आरोप लगा रहे हो। ठीक है, लड़ लो आपस में, तुम्हारी बीजेपी, तुम्हारे मुख्यमंत्री लड़ो, और जो भी आरोप हो। और हाँ, अगर मैंने गलत किया है तो तुम्हारी हिम्मत हो तो ठीक कर लो, तुम्हारी सरकार है, अगर किया है तो करो। देखिए अहमद भाई, एक नुकसान तो आपका हुआ इस लड़ाई में, भूपेंद्र सिंह जी का हुआ ना हुआ, आपका हुआ कि भूपेंद्र सिंह जी के बयान के बाद आपके खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की। आपके परिवार को, आपकी माताजी जिनकी उम्र शायद 70 प्लस है, उन्हें आरोपी बनाया गया इस समय, आपके भाई को, आपकी भाभी को आरोपी बनाया गया है, आपको खुद। तो ईओडब्ल्यू यदि एफआईआर कर रही है, तो एक तरह से आप पे एक बड़ा हमला तो हो ही चुका है। नहीं, तो ये नुकसान की परिभाषा में कैसे है? देखिए, मुझे को एक पद मिला उपनेता प्रतिपक्ष का, अब मैं इस पद के साथ जस्टिस कर रहा हूं, ये मैं दिल्ली तक मैं चाहता था मेरे नेता जाने। अब मैं खुद ये बोलता कि भाई देखो मैं सरकार से लड़ रहा हूं, तो कोई भी नहीं मानता। इस एफआईआर के बाद स्वयं दिल्ली से मेरे पास फोन आ गया, बोले कि यार हाँ, ये हेमंत कटारे सरकार से लड़ रहा है। तो एक तरीके से आप ये मान रहे हो कि इससे आपका फायदा हुआ राजनीतिक? मेरा इतना फायदा हुआ रवीन भैया,
मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। अगर ऐसी एफआईआर निरंतर होती रहे तो मुझे अपने लिए शायद दिल्ली जाना बंद कर जाऊं मैं, फिर यही मेरा काम कर देंगे, क्योंकि वास्तविकता में इन एफआईआरों से जो संदेश ऊपर गया क्लियर हो गया। इनने मुझे ये एफआईआर कोई आरोप पत्र नहीं है, ये एफआईआर मेरी ईमानदारी का और सरकार से लड़ाई लड़ने का प्रमाण पत्र है। और मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके के प्रमाण पत्र मुझे समय समय पर देते रहना, जिससे कि मेरा दिल्ली आने जाने का समय और पेट्रोल डीजल बचेगा। एक सवाल और, कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने भी हाउस में एक बात कही है कि यहाँ जो कांग्रेस की ओर इशारा करके, आज छपा भी अखबार में, कल के अखबार में है कि यहाँ जो बैठे हैं कांग्रेस के विधायक, कोई अपने पिता के कारण है, कोई अपनी बुआ के कारण है। पिता यानी आपके ऊपर हमला है, क्योंकि आप निश्चित तौर पे आपके पिता राजनीतिक थे, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, और बुआ के कारण यानी कि उमंग सिंघार जी पर हमला बोला गया है, क्योंकि उनको बुआ नेता प्रतिपक्ष रही हैं। क्या कहेंगे इस तरह के आरोपों के बारे में? तो मैं पहले तो ये कहूँगा, तो डॉक्टर मोहन यादव जी एक पर्ची के कारण है, और उसके बाद सही बात यह है कोई किसी के कारण नहीं, हम सभी लोग जनता के कारण उस सदन में बैठे हैं। ये शायद वो भूल गए हैं कि वो भी चुनाव लड़े थे, हम भी उस मैदान में गए थे, जनता का निर्णय आया और हम विधानसभा के सदस्य बन के आए। तो कोई, हाँ, पिता के कारण मैं राजनीति में हूँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, और ये मेरे लिए गौरव की बात है। क्या मोहन यादव जी ये घोषणा करेंगे कि वो है उनके कोई भी संतान या उनका कोई भी रिश्तेदार आगे राजनीति नहीं करेगा? तो वो बताएं भाई, मैं तो जनसेवा करना चाहता हूँ, मेरे पिताजी ने करी और आगे उसको बढ़ाऊंगा उस अच्छे कार्य को। तो इसमें तो गौरव की बात है। और जहाँ तक सदन की बात है, सदन में हम पिता के कारण नहीं, हम जनता के कारण, जनता का एक मैंडेट आया, 22,000 से जीत करके आया, मैं जनता के आशीर्वाद से जीता है। निश्चित ही पिता की छवि थी, आशीर्वाद था, लेकिन मोहन यादव जी जो भी कह रहे हैं ठीक है, मुझे लगता है वो एक उनका व्यंग था, और उसको मैं एक अच्छे व्यंग के रूप में लेता हूं। कम से कम मोहन यादव जी 1 साल में चुटकुले बनाना तो सीख गए। चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आपके और भूपेंद्र जी का ये जो लड़ाई है, या हमने ये देखा मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसे विवाद पहली बार नहीं हुए हैं, लेकिन दोनों दल के वरिष्ठ नेता बैठते हैं और ये सुलझा लेते हैं। आप लोगों का ये सुलह कब तक हो जाएगी, या यही चलता रहेगा? व्यक्तिगत आरोप लगाना भूपेंद्र सिंह जी ने शुरू किए, मैंने राजनीतिक और टू द पॉइंट कागज़ों के साथ आरोप लगाए, ये सबने देखा। और मैं पहले कोशिश करता हूँ इस तरह की राजनीति ना हो, और यदि कोई सोचता है कि इस तरह की राजनीति से मुझे दबा लेगा, ये झूठे केस लगा करके या इस तरह की घटिया बातें करके, निम्न बातें करके, तो फिर वो गलत फहमी में है, फिर जैसे को तैसा जवाब देना मुझे आता है। भूपेंद्र सिंह जी का आपने देखा होगा, बहुत ही डरपोक नेता है। वीडी शर्मा जी के खिलाफ बोले थे पहले, फिर तुरंत तलवे चाट के पलटी मार के उनकी प्रशंसा करने लगे। डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ बड़े ऐंठ में बोले, छाती ठोक के, फिर बंद कमरों में समझौता कर लिया। फिर अभी जब मेरी बोलने की बारी आई सदन में, तो धीरे से जाके धीरे से तलवे चाटे आए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के कि यार उसको मत बोलने देना, मेरे को धोखे रख देगा, घर पे मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। और मैं तो कहता हूं, अगर भूपेंद्र सिंह जी के अंदर थोड़ा पुरुषार्थ जिंदा है, थोड़ा भी, मतलब होता है ना, बच्चे पैदा करके आदमी मर्द नहीं बनता, मर्द बनता है आदमी को बात करे, सीधी सामने बात हो जाए। तो भूपेंद्र सिंह जी से बोल रहा हूँ, मेरे से सामने बात कर लो ना, कहाँ करनी है, आप सामने बात करो ना। तो आप उन्हें न्योता देंगे कि वो सबकी खबर के स्टूडियो में आ जाएं, आप सामने आमने सामने बात करने तैयार है? अब बिल्कुल बिल्कुल मेरा न्योता है माननीय भूपेंद्र सिंह जी, ससम्मान आ जाइए, बात कर लीजिए। वैसे भी देखिए, वैसे भी वो रिश्ते से आपके चाचा लगते हैं, आपके पिताजी के साथ सदन में थे वो, आप उन्हें चाचा भी कह सकते हो। मेरे चाचा है, मेरा भूपेंद्र चाचा है, मैंने चाचा कहा भी है, भूपेंद्र सिंह मेरा चाचा है। चाचा डिप्रेशन का शिकार है, चाचा का इलाज करवाना भतीजे की जिम्मेदारी है, और मैं चाचा के इलाज में पीछे नहीं हटूंगा, ये भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि चाचा स्वस्थ रहेगा तो ही ना इन सारे फर्जीवाड़ों में चाचा जेल जाएगा, इसलिए मैं चाचा के लिए बिल्कुल समर्पित हूँ। लेकिन उनके जो गलत कारनामे हैं, सिर्फ उससे मैं अपने आप को अलग पाता हूँ, बाकी ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत मेरे को भी इस बात का दुख है कि कई बार मुझे भी लगता है कि क्यों हम ये व्यक्तिगत जो आरोप है ये राजनीतिक तक सीमित रहते ठीक रहता है, लेकिन शुरुआत उनने करी। अब वो ड्रग्स के इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, और गृह मंत्री रहते हुए तुम बच्चियों की आड़ में झूठे केस लगवाते थे, इसी बात के गृह मंत्री थे क्या? अंजना अहिरवार दलित हत्याकांड हुआ पूरे सागर में, तुम्हारे ऊपर आरोप है माननीय भूपेंद्र सिंह जी, आप दलितों के हत्यारे हो। मैं कह रहा हूँ, उसकी माँ ने बोला है, ऑन रिकॉर्ड बोला है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में उसके भाई ने बोला है, वीडियो जारी करे, तुम सबसे बड़े दलितों के हत्यारे हो मध्य प्रदेश के। ये बात मैं नहीं, उनका भाई, उनकी माँ कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। तो पहले अपने गिरेबान में झांक लो, और किससे उलझ रहे हो देख लो। आपने शायद चंबल का पानी नहीं पिया है, आप मेरे से उलझो, आपको याद रखेगा कि कोई खानदानी व्यक्ति आपको मिला था, खानदानी विरोधी, आपको जीवन भर याद दिन मिलेगा। और वैसे आपका बुढ़ापा है, मैं नहीं चाहता आपका बुढ़ापा खराब हो, बट फिर भी स्वागत है यदि आप करना चाहते हो तो। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप एक और चाचा कह रहे हो, दूसरे और बोले हो चाचा स्वस्थ हो जाएगा तो मैं जेल भेजेंगे, चाचा मेरा हत्यारा है। ये कैसा चाचा है जो आप कह रहे हो? कभी कहते हो उनको मैं जेल भेजूंगा,
या वो जेल जाएंगे, या वो दलितों के हत्यारे हैं, एक और चाचा दूसरी ओर, ये भी क्या, ये दो तरफा शब्द बोल रहे हो यार अहमद जी आप। चाचा बिगड़ा हुआ चाचा है, और चाचा मार्ग भटक गया है मेरा। और निश्चित ही चाचा, मैं जब बोल रहा हूँ तब मैं इस बात से बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरे पिताजी के साथ में राजनीति करी, तो वो चाचा का रिश्ता हो गया। और जो उनने गलत कार्य किए वो दूसरा रिश्ता है, उसमें मैं उनके साथ नहीं हूँ, उसमें मैं उनके खिलाफ था, उनके खिलाफ हूँ और उनके खिलाफ रहूंगा। चाचा मानसिक संतुलन खो बैठा है, मैं क्या करूँ, अब इलाज चाचा कराए। चलिए एक आखिरी सवाल, और बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी मैं कह रहा हूं, यदि दोनों दल के वरिष्ठ नेता बैठकर आप दोनों को बिठा के समझौता कराते हैं तो आप तैयार होंगे क्या? व्यक्तिगत आक्षेपों पे मुझे लगता है अगर कोई बोलता है तो मैं तैयार हो जाऊंगा। राजनीतिक आक्षेपों पे मैं नहीं, क्योंकि ये मेरा काम है, राजनीति में करने आया हूं। यदि कोई भी तथ्यात्मक जानकारी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आएगी भारतीय जनता पार्टी के, तो वो उजागर करना मेरे पद का और मेरा दायित्व है। वो भूपेंद्र सिंह जी ये नहीं सोचे सिर्फ उन्हीं के लिए है, कोई भी हो सकता है। वो गोविंद सिंह भी हो सकते हैं, वो भूपेंद्र सिंह भी हो सकते हैं, वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, डिप्टी सीएम, या कोई भी भाजपा का संगठन का भी नेता हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो विधायक होना अनिवार्य है, कोई भी व्यक्ति हो। अगर मेरे पास कोई भी तथ्य आते हैं तो भ्रष्टाचार तो मैं उजागर करूंगा। और बाकी चीज़ों पे मुझे लगता है यदि उनको अपने मन में ये महसूस हो कि नहीं कुछ चीज़ें गलत वो भी कह गए हैं, तो फिर मैं अपनी भी गलती स्वीकार करने मुझे परहेज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने हेमंत कटारे जी, आपने सुना मध्य प्रदेश विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हैं, और इन्होंने बेशक अंतिम दौर में, इंटरव्यू के अंतिम दौर में भूपेंद्र सिंह जी को चाचा कहा, लेकिन बिगड़ा हुआ चाचा कहा। ये भी कहा कि चाचा जेल जाएंगे। और लेकिन जब हमने इनसे पूछा कि क्या दोनों दलों के वरिष्ठ नेता आपको बिठा के समझौते की बात करेंगे, तो इनका कहना है कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर तो वे समझौता करने को तैयार है, लेकिन राजनीतिक जो बयानबाजी है, वो मेरा जो दायित्व है, जो पार्टी ने मुझे सौंपा है, मैं उससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को भेजें। नमस्कार।